क्या ये सरकार केवल अतीत के अपराधों की फहरिस्त पढ़ने तक सीमित रह गई है? लेकिन लोकतंत्र में समय की गिनती बहानों से नहीं, परिणामों से होती है। और 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारने का दावा भी किया गया। सरकार की लापरवाही या संलिप्तता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? मुख्यमंत्री लेवल पर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वर्षों से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं हो पा रही है। क्या पंडित भजनलाल शर्मा अपने 2 साल पूरे होने पर यह दावा कर सकते हैं प्रदेश की बेशकीमती जमीनें कंपनियों को बांटने के अलावा कौन से एमओयू जमीन पर उतारे? वास्तव में देखा जाए तो 2 साल में इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान की पंडित भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरा होना सिर्फ एक कार्यकाल की गणना नहीं है, यह उस भरोसे की सार्वजनिक समीक्षा है जो भ्रष्टाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त और भय मुक्त प्रशासन के वादे के साथ जनता ने जनादेश दिया था। सत्ता परिवर्तन के समय भाजपा ने स्पष्ट कहा था कि पिछली सरकार ने जिस तरह से पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार के मामले में सिस्टम को खोखला किया है उसे जड़ से उखाड़ा जाएगा। लेकिन 2 साल बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सरकार केवल अतीत के अपराधों की फहरिस्त पढ़ने तक सीमित रह गई है या उसने उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का राजनीतिक साहस भी दिखाया है? विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वोट पाने के लिए पेपर लीक के मगरमच्छ बोलकर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए, लेकिन आज 2 साल होने के बाद भी इन नेताओं के खिलाफ एक मुकदमा तक नहीं करवाया जा सका है। पेपर लीक भले ही निचले स्तर के अधिकारियों और छुटवैये नेताओं के द्वारा किए गए हों, लेकिन अंततः जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ही माना जाएगा। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पेपर लीक के मगरमच्छ बोल सत्ता में आने वाली भाजपा के नेता आज चुप बैठे हैं। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक, भर्ती घोटाले, भ्रष्टाचार और अपराध इतनी गहरी पेट जमा चुके थे कि उन्हें ठीक करने में समय लगेगा। ये तर्क सतही तौर पर सही लगता है, क्योंकि आरपीएससी से लेकर पुलिस विभाग, शिक्षक भर्ती और तकनीकी भर्तियों तक परीक्षाओं की साख पहले ही टूट चुकी थी। लेकिन लोकतंत्र में समय की गिनती बहानों से नहीं, परिणामों से होती है। 2 साल बाद भी यदि यही सवाल बना हुआ है कि बड़े मगरमच्छ कौन हैं, तो ये सरकार के लिए उपलब्धि नहीं, चेतावनी मानी जाएगी। भाजपा वालों ने 5 साल तक आरोप खूब लगाए, लेकिन क्या आज दिन तक भी आरपीएससी भंग हुई? क्या पेपर लीक के असली जिम्मेदार मगरमच्छ पकड़े गए? क्या खतरनाक कहे जाने वाले अपराधियों पर लगाम लगी? वास्तव में देखा जाए तो 2 साल में इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। राइजिंग राजस्थान के नाम पर 35 लाख करोड़ के एमओयू का जमकर ढोल पीटा गया और 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारने का दावा भी किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश की बेशकीमती जमीनें कंपनियों को बांटने के अलावा कौन से एमओयू जमीन पर उतारे, कितने युवाओं को रोजगार दिया? जिन 7 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतारने का दावा किया जाता है वो सभी सौर ऊर्जा के हैं, यानी जिनमें रोजगार के नाम पर हर प्लांट पर 2-3 लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब केवल 2-4 दर्जन लोगों को रोजगार देने के लिए अरबों रुपए की जमीनें कंपनियों को सौंप दी गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अधिकारियों के धन से विदेशों में बनी कंपनियों का पैसा भी दूसरे रास्ते से यहाँ पर निवेश किया गया है। सरकार समर्थक ये कहते हैं कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, कई गिरफ्तारियां हुई और मामले अदालतों में हैं। किंतु जमीनी हकीकत ये है कि जिन मामलों में लाखों युवाओं का भविष्य चौपट किया, उनमें अब तक एक भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है जो ये संदेश दे कि सत्ता और सिस्टम से जुड़े प्रभावशाली लोग भी कानून से ऊपर नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार भर्ती रद्द करने का ढिंढोरा पीटकर पीछे हट गई और कोर्ट में भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय भी बता दिया है। यदि पेपर लीक में दोषियों के नेटवर्क इतने बड़े थे तो क्या वे 2 साल में भी अवैध बने हुए हैं? यदि ऐसा है तो ये पेपर लीक वालों के नेटवर्क की ताकत नहीं, सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पेपर लीक मामले में बड़ा मगरमच्छ कहा गया। डोटासरा ने 2 साल में सरकार को बार-बार ललकारा भी, लेकिन मुंह फाड़कर आरोप लगाने के अलावा भाजपा सरकार ने डोटासरा या गहलोत के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। इसलिए जनता पूछ रही है कि डोटासरा भजनलाल में भी कहीं गहलोत वसुंधरा की तरह मिलीजुली सरकार तो नहीं चल रही है। सरकार समर्थक दावा करते हैं कि पंडित भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नीति की परिभाषा क्या है? भ्रष्टाचारियों का निलंबन, उनका एपीओ और अधिक से अधिक तबादले ही 0 टॉलरेंस के प्रमाण हैं क्या? जिन अधिकारियों
पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनको एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है, उनमें से कितनों को दंड मिला है। भ्रष्टों को एसीबी द्वारा पकड़ा जाता है, कुछ दिन जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद निलंबन वापस, और वही अधिकारी फिर पावरफुल बनकर सिस्टम के जरिए प्रदेश को खुलेआम लूटता है। सरकार की लापरवाही या संलिप्तता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अभियोजन स्वीकृति ही नहीं दी। क्या सरकार की ओर से कभी सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई सूची जारी की गई कि किस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद क्यों और किस आधार पर दंडित नहीं किया गया? पारदर्शिता का दावा तभी विश्वसनीय होता है जब सरकार खुद अपने फैसलों को जनता के सामने रखने का साहस करे। मुख्यमंत्री लेवल पर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वर्षों से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं हो पा रही है। जब किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति देनी ही नहीं थी, तो फिर भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए एसीबी का गठन क्यों कर रखा है? क्या भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने के दबाव में उनसे मासिक बंदी वसूलने के लिए एसीबी बना रखी है? किसी अधिकारी को भ्रष्ट मानने का सबसे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है? शनिवार को ही आरएएस अधिकारी दिव्या मित्तल को 3 साल पुराने रिश्वत मामले में क्लीन चिट मिल गई, जिस पर करोड़ों रुपए की रिश्वत का आरोप था। एसीबी ने दिव्या मित्तल को पकड़ा और उसी एसीबी ने कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य नहीं रखे। क्या इस प्रकरण में भी एसीबी के अधिकारी सेट हो गए या बड़े स्तर पर मामला निपट गया? सरकार ने दिव्या मित्तल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? भाजपा के एक विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई आरएएस अधिकारी गोपाल सिंह शेखावत को भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, लेकिन उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक देवी सिंह शेखावत का भाई है। युवाओं के मुद्दे पर सरकार का ये पक्ष है कि नई भर्तियों में पारदर्शिता लाई जा रही है और तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। क्या पिछली परीक्षाओं में प्रभावित हुए युवाओं के लिए पुनर्भरण या विश्वास बहाली का मॉडल सामने आया है? क्या सरकार ने यह स्वीकार किया है कि केवल नई परीक्षाएं कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि पुराने घावों पर मरहम लगाना भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है? जब तक युवाओं को ये भरोसा नहीं मिलेगा कि उनकी मेहनत का फल सुरक्षित है, तब तक हर नई घोषणा संदेह के घेरे में ही रहेगी। बीजेपी समर्थक कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार का बचाव करते हैं और आंकड़ों का हवाला देते हैं, लेकिन आंकड़े हमेशा सच की पूरी तस्वीर नहीं होते। 2 साल पहले तो हर तिमाही में एनसीआरबी के आंकड़े जारी करने वाली केंद्र सरकार 2 साल से आंकड़े जारी करना ही भूल गई है। सवाल ये है कि क्या आम नागरिक खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है? महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलित उत्पीड़न और सामाजिक तनाव की घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या केवल प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित रही है या उसमें संवेदनशीलता और त्वरित न्याय की झलक भी दिखी है? हर घटना के बाद कानून अपना काम करेगा कहना शासन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से बचने का सुरक्षित वाक्य बनता जा रहा है। किसानों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्ता की ओर से कोई चूक तक करने वाला नहीं है। विपक्ष की मौन स्वीकृति ने सरकार को प्राणवायु दे रखी है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से 12,000 रुपए करने का वादा केवल 8,000 रुपए तक पहुंचा है। 2 साल में 2,000 रुपए बढ़े हैं। 6,000 रुपए तक सरकार कब पहुंच पाएगी, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। सरकार के समर्थन में तर्क ये दिया जाता है कि पंडित भजनलाल शर्मा ने तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर संतुलित शासन का रास्ता अपनाया है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या निष्पक्षता का ये दावा कठिन फैसलों में भी कायम रहा? क्या सरकार ने कभी अपने ही संगठन या सत्ता से जुड़े लोगों पर उसी शक्ति से कार्रवाई की जिस शक्ति का दावा विपक्ष पर करते समय किया जाता है? अगर जवाब अस्पष्ट है तो निष्पक्षता का दावा भी अधूरा माना जाएगा। जनता ने भाजपा को क्या केवल मैनेजमेंट के लिए वोट दिया था या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जनाधार दिया था? सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों पर बीजेपी सड़क पर थी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अफसरशाही की मनमानी, महिला अपराध, दलितों पर अत्याचार, बेरोजगारी, सत्ता में आने के बाद क्या उन्हीं मुद्दों पर वही आक्रामकता दिखाई गई है या फिर सत्ता का भार और व्यवहारिक राजनीतिक आदर्शों को धीरे धीरे नरम करती चली गई है? अगर सरकार खुद ये मानती है कि पिछली व्यवस्था बेहद खराब थी, तो फिर उसे सुधारने में आधे अधूरे कदम क्यों बढ़ाए गए हैं? क्या पंडित भजनलाल शर्मा अपने 2 साल पूरे होने पर यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने डर का माहौल तोड़ा या सिर्फ बयानबाजी को व्यवस्थित किया है? क्या उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी या सिस्टम के साथ समझौता किया है? क्या उन्होंने भविष्य की गारंटी दी या केवल अतीत की असफलताओं का लेखा जोखा ही पेश किया है? समर्थक 2 साल को सफल कार्यकाल बोलकर ढोल पीट रहे हैं, लेकिन इन तमाम विफलताओं के बावजूद भी क्या पंडित भजनलाल शर्मा सरकार को सफल कहा जा सकता है? सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि सरकार अपने बचाव में पिछली सरकार का हवाला देती है, उतना अपने निर्णायक कार्यों का उदाहरण नहीं दे पाती है।
लोकतंत्र में चुनाव अतीत को दंड देने के लिए नहीं, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जीते जाते हैं। यदि आने वाले समय में भी सरकार बड़े मामलों में निर्णायक कार्रवाई से बचती रही तो पिछली सरकार के पापों का तर्क धीरे धीरे अपनी धार खो देगा, क्योंकि 3 साल बाद जनता ये नहीं पूछेगी कि कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा था, बल्कि ये पूछेगी कि पंडित भजनलाल शर्मा की सरकार ने क्या सुधारा। और यही सवाल किसी भी सरकार का अंतिम मूल्यांकन होता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राइजिंग राजस्थान और ERCP के MOU का डिंडोरा पीटने के अलावा पंडित भजनलाल शर्मा सरकार की उपलब्धि के नाम पर आज 2 साल बाद भी पूरी तरह खाली हाथ दिखाई देती है।